सभी को सादर नमस्कार। हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली की ओर से आयोजित आज की परिचर्चा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। यह अत्यंत हर्ष की बात है कि पिछले 2-2.5 वर्षों से हम परिचर्चा के इस कार्यक्रम को निर्बाध रूप से चला रहे हैं। प्रत्येक रविवार शाम 7 बजे हम हाजिर होते हैं किसी ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो विषय सामयिक भी होता है और जो विषय ज्वलंत भी होता है। और कई बार हम ऐसे विषय भी लेते हैं जो हमारे श्रोता और दर्शक हमें सजेस्ट करते हैं, सुझाव देते हैं और ये कहते हैं कि क्यों नहीं आप इन विषयों पर चर्चा करते हैं। तो इसी तरह से आगे बढ़ते बढ़ते आज हम 175वें एपिसोड में शामिल हो रहे हैं, उसको आरंभ करने जा रहे हैं। ये मेरे लिए अत्यंत हर्ष की बात है कि मैं हिंदी साहित्य संस्थान के इस पटल से लंबे समय से जुड़ी हूं और न केवल मैं जुड़ी हूं बल्कि कई वक्ता ऐसे हैं जो जुड़े और फिर दोस्त बन गए। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जिस विषय पर, वह विषय सामयिक भी है, ज्वलंत भी है और कहीं कुछ घबराहट भी होती है ऐसे विषयों को लेते हुए, क्योंकि बहुत नाजुक है, बहुत कोमल है, बहुत वल्नरेबल है। तो आज का हमारा विषय है कि परीक्षा का परिणाम क्या अंतिम मूल्यांकन है। आप विषय को समझ ही गए होंगे, आपने समझ ही लिया होगा कि अभी हाल ही में कक्षा 10 एवं 12 की परीक्षा का परिणाम आया है। इससे पहले कई और प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम आए हैं और अब ये सिलसिला जारी रहेगा। विभिन्न प्रकार की यूनिवर्सिटीज के लिए और विभिन्न कोर्सेज के लिए परीक्षाएं हो चुकी हैं, हो रही हैं और उनके परिणाम आ रहे हैं और आते रहेंगे, जिनके आधार पर बच्चे आगे बढ़कर अपने नए कोर्सेज को लेते हैं, काउंसलिंग करते हैं और फिर इस प्रकार से वे जीवन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन परीक्षा और आगे बढ़ने के बीच में एक चीज आती है, वह है मूल्यांकन। परीक्षा का मूल्यांकन होता है उन अंकों के द्वारा या उस व्यक्तित्व का, उस बच्चे का, उस कैंडिडेट का मूल्यांकन होता है उन अंकों के द्वारा। आज हम इसी पर चर्चा करना चाहेंगे और हमारे बीच आज 3 विशेषज्ञ हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले हंस रही थी और कह रही थी कि ऐसे अच्छे, सुंदर, मेधावी वक्ता हमारे बीच हैं कि आज तो मैं बिल्कुल बाग बाग हूँ, दिल मेरा गार्डन गार्डन है। और इसलिए भी गार्डन गार्डन है कि हम महिलाएं जो समाज की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, इकाई हैं, जो परिवारों को बनाती हैं, महिलाओं से यानी माँओं से, बहनों से, सखियों से बच्चे और अन्य लोग ज्यादा जुड़ पाते हैं क्योंकि हमारा हृदय कोमल होता है। और इन्हीं सब खूबियों के साथ हमारे साथ आज हैं हमारे 3 विशेषज्ञ, 3 अतिथि वक्ता। सबसे पहले मैं उनसे आपका परिचय करवाना चाहूंगी जिनसे मैं आज पहली बार मिली हूं और वे हैं अनुपमा पांडे भारतीय जी। अनुपमा पांडे भारतीय जी एक शिक्षिका रही हैं, टीजीटी साइंस रही हैं, विज्ञान आपका विषय रहा है, लेकिन बहुत अद्भुत सा कॉम्बिनेशन है आपकी शैक्षिक योग्यता देख रही थी जब मैं। एमबीए हैं आप और एमबीए के साथ साथ बीएड हैं आप। तो ये एक अजब सा कॉम्बिनेशन है। वर्षों तक आपने विद्यार्थियों के बीच पठन और पाठन का कार्य किया है। उसके बाद आपने मीडिया के क्षेत्र में महारत हासिल करने के लिए कई मीडिया हाउसेस के साथ काम किया है, अखबारों में आप लिखती रहती हैं और पुरस्कारों की तो बात ही क्या कहें, पुरस्कारों की तो लड़ी है, झड़ी है। और ईश्वर ने आपको वो वरदान दिया है कि आपने उस वरदान को बच्चों की, लोगों की, समाज की मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए, उनके साथ चर्चा करने के लिए अपने आप को समर्पित किया है। तो अनुपमा पांडे भारतीय जी, आपका साधुवाद, आपका स्वागत, आपका अभिनंदन। बहुत बहुत आभार मीता गुप्ता जी, मैम। शुक्रिया, शुक्रिया। और अब मैं आपका परिचय करवाना चाहूंगी डॉक्टर संदीप कौर ओबरॉय जी से। हम पहले भी मिले हैं
और पिछली बार भी जब परिचर्चा में डॉक्टर संदीप आई थी, उनका प्रभाव इतना अधिक था कि जब मैं यहाँ दर्शक दीर्घा में देख रही थी संदेशों को, मैसेजेस को, तो मैं पा रही थी कि इतनी तारीफ आपकी लोग कर रहे थे। सब लोग आपसे जुड़ना चाहते थे, आपसे प्रश्न पूछ रहे थे, और जैसे कि आपके अभी भी चेहरे पर एक स्मित मुस्कान है, एक सरल सी मुस्कान है, वैसे ही मुस्कुराते हुए आप सभी के प्रश्नों के उत्तर दे रही थी। आप एक फर्म चलाती हैं जिसका नाम है सोलफुल सोजर्न सेंटर फॉर काउंसलिंग एंड लर्निंग, और ये संस्था आपकी है फरीदाबाद में, और फरीदाबाद से ही आप हमारे साथ जुड़ी हैं। पिछले 25 वर्षों से आप इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, गाइडेंस एंड काउंसलिंग के। आप एक बहुत ही कुशल थेरेपिस्ट हैं, और सबसे अच्छी बात जो मुझे आपसे मिलकर लगी है वह है कि आप उन लोगों के साथ काम करती हैं जिन लोगों को शायद आज सबसे अधिक जरूरत है। वे हैं यंग एडल्ट्स। आज समाज हमारा, हम बड़े शान से कहते हैं कि भारत युवाओं का देश है। युवा तो हैं, पर क्या उनकी मानसिक स्थिति सही है? क्या उनके निर्णय सही हैं? क्या वे सही दिशा में जा रहे हैं? तो इस दिशा को सही करने में आपका एक बहुत बड़ा योगदान है। और आप न केवल यंग एडल्ट्स के साथ काम करती हैं, आप रिलेशन थेरेपीज पर भी बहुत काम करती हैं। जैसा कि हम पाते हैं आज समाज में, विदेशों की बात तो है ही, देश में भी हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे तलाक के केसेस, डिवोर्स के केसेस आ रहे हैं। आपस में एडजस्टमेंट्स की बहुत प्रॉब्लम हो रही हैं। आज लड़के लड़की दोनों कमाते हैं, सब अपनी अपनी तरह से एस्टैब्लिश्ड हैं। एक साथ रहने में उन्हें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, परिवार चलाने में दिक्कतें आती हैं। तो आप एक थेरेपिस्ट होने के नाते उनको थेरेपी देती हैं और उनके जीवन को और पॉजिटिव बनाने में, उनके जीवन को सुंदर बनाने में आपका जो योगदान है वह राष्ट्र की सेवा से कम नहीं है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है संदीप कौर ओबरॉय जी। और पिछली बार भी आपसे बेहद प्रभावित थे सभी। आज भी हम आपसे यही आशा और आकांक्षा करते हैं। इसके बाद में चलती हूँ डॉक्टर रितु शर्मा की ओर। रितु मेरी प्यारी छोटी सी बहन है, और इनके चेहरे पर जो मुस्कान है ये इनके ओज की मुस्कान है। ये जो दीप्ति इनको ईश्वर ने दी है वो दीप्ति इनके ज्ञान की है, इनकी सहजता की है, इनकी कोमलता की है, और जिस तरह से ये एक शिक्षिका होने के नाते विद्यार्थियों के बीच रहती हैं, विद्यार्थियों के साथ काम करती हैं। क्योंकि मेरा संपर्क काफी पुराना है, मैं आपके स्टेटस देखती रहती हूँ, और बच्चों के बीच काम करते करते जब आप बच्चों से घुल मिल जाते हैं तो बच्चों के साथ उनके विचारों का आदान प्रदान ही नहीं, उनके मानसिक संतुलन को बनाए रखने में भी हम एक भूमिका निभाते हैं जो बहुत सकारात्मक होती है। आपने बहुत सारा काम किया है, आप केंद्रीय विद्यालय संगठन की शान है, और जैसा कि मैं समझती हूँ कि किसी भी सरकारी संस्था में कोई भी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए बहुत सारी स्क्रीनिंग की जरूरत होती है, और आप तभी उसे प्राप्त कर पाते हैं जब आप वास्तव में उसके लिए डिजर्विंग कैंडिडेट होते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर इनोवेशन और एक्सपेरिमेंटेशन का पुरस्कार आपको प्राप्त हुआ, और बड़ी मजेदार बात है इस पुरस्कार का जो प्रोजेक्ट था और उसका जो टॉपिक था वो बड़ा मजेदार था। वो मजेदार इसलिए था क्योंकि वो हम सबकी फोटोग्राफ से संबंधित था। डू यू लव योर फोटोग्राफ? अब ये ऐसा मतलब बहुत ही मामूली सा लगता है देखने में, सभी तो पसंद करते हैं अपनी फोटो। 100 लोगों की भीड़ में हम स्क्रॉल करके बड़ा करके देखना चाहते हैं हम कैसे लग रहे हैं। तो ये इस पर प्रोजेक्ट बनाना और बच्चों के बीच उस चीज को लेकर जाना, और फिर भारत सरकार के द्वारा उसको इतना अधिक प्यार देना, सम्मान देना, ये केवल ऋतु जी के ही बस में था। ऋतु जी इसके साथ साथ NCERT की, जब कोरोना का समय चल रहा था तो
भारत सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया था जो मनोदर्पण के नाम से जाना जाता था। मनोदर्पण विद्यार्थियों के लिए भी था, अभिभावकों के लिए भी था और शिक्षकों के लिए भी था। तो वहां पर अगर हम एक ट्रेनर बनकर टीचर्स के लिए या अभिभावकों के लिए या बच्चों के लिए अगर हम एनसीईआरटी जैसी इतनी मान्यता प्राप्त, इतनी जो आदरणीय संस्था है उसकी ओर से अगर हम लेक्चर्स देते हो तो निश्चित तौर पर हम में कोई बात तो है, और वो बात है डॉक्टर रितु शर्मा जी में। रितु शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सुंदर भविष्य आपके इंतजार में है। आप जहां रहेंगी हमेशा बच्चों की खुशियां, बच्चों के सपने आपकी आंखों में बसेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू। बस आपसे सीख रहे हैं, आपको देख के आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच मैम। बिल्कुल बिल्कुल, जीवन तो सीखने का ही नाम है, हम एक दूसरे से ही सीखते हैं। तो आप सभी का स्वागत। इधर मैं अगर दीर्घा में नहीं गई दर्शकों की तो ये सही नहीं होगा। सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ पुष्पलता तनेजा जी का, जो हमेशा की तरह सबसे पहले आती हैं और हम सबको वे नमस्कार कर रही हैं। इसके बाद मैं स्वागत करती हूँ दिलराम भारद्वाज जी का। वे भी हमारा सबका अभिनंदन कर रहे हैं। आप हिमाचल प्रदेश से हैं। अनुपमा पांडे भारतीय जी लिख रही हैं कि बहुत ही सुंदर विषय है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर आप सुंदर, विषय सुंदर, हमारा कार्यक्रम सुंदर, और इसी सुंदरता को लेकर हम 8 बजे तक बात करेंगे। शोभा मिश्रा जी, जो कि एक विदुषी हैं, हिंदी की वे शिक्षिका रही हैं, बहुत सुंदर कवयित्री हैं, समाज सेविका हैं, और हमारे परिचर्चा के कार्यक्रम में वे कई बार आ चुकी हैं। उन्होंने अपनी भाषा से, अपने मृदुल स्वभाव से, रिटायरमेंट के बाद भी आज भी वे उतनी सक्रिय हैं। शायद रिटायरमेंट से पहले उनका वो समर्पण जो स्कूल के लिए हुआ करता था आज समाज के लिए है। तो शोभा मिश्रा जी, नाइस टॉपिक, नाइस प्रेजेंटेशन आप लिख रही हैं। और शोभा मिश्रा जी ने ये भी लिखा है कि बोथ आर द बेस्ट इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। हाँ जी, बोथ भी, बल्कि तीनों हम कहेंगे, अपने अपने फील्ड में सभी ने महारत हासिल की है। तभी तो आप नगीने हैं, तभी तो चुनकर आपको आज हमने इस माला में पिरोने का प्रयास किया है। तो अब मैं चलती हूँ अपने विषय की ओर, और मैं अनुपमा जी आपसे आरंभ करूं जी। तो सबसे पहले मैं इस विषय के बारे में आपसे जानकारी चाहूंगी। हमने विषय रखा परीक्षा का परिणाम, क्या ये अंतिम मूल्यांकन है किसी भी व्यक्तित्व का? आपके अनुसार हाँ तो क्यों हाँ, नहीं तो क्यों नहीं? पहले तो सबसे पहले मेरी आवाज आ रही है, एक बार कंफर्म कर दे फिर से। सभी को नमस्कार, और दर्शक दीर्घा में जो लोग भी हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और आभारी हूँ विभा दीदी का कि बहुत ही सुंदर और सार्थक परिचर्चा, विषय बहुत ही सुंदर है। एक बार फिर मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं लगातार 3 सालों से इस विषय पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कार्यक्रम आयोजित करती आई। और लास्ट ईयर हम लोगों ने एनईपी पे इसी टॉपिक को रखा था कि उसमें बस केवल चर्चा का विषय थोड़ा डिफरेंट था कि परीक्षा से डरना क्यों। बच्चों की मानसिक अवस्था बहुत अलग होती है परीक्षा के समय, और मूल्यांकन जो है, मूल्यांकन ही सफलता का आधार है, ये मैं नहीं मानती। क्योंकि जिस समय बच्चे एग्जामिनेशन देते हैं उस समय, यहाँ मैम लोग बैठी है, सब लोगों को पता है कि मानसिक दबाव क्या होता है। हर बच्चा, मुझे लगता है कि अपना बेस्ट देना चाहता है। कहीं से भी किसी भी बच्चे के अंदर ये नहीं होता है कि हम जाकर के एग्जामिनेशन में अच्छा करके नहीं आए। एग्जामिनेशन के पहले एक चीज़ तो होती है, सबसे बड़ी चीज़, कि आपके घर का एटमॉस्फेयर कैसा है, आपके पेरेंट्स ने आपकी ग्रूमिंग कैसे करी है, आपको कैसे तैयार किया है, आपके शिक्षक ने आपका मोटिवेशन कैसे किया है, आपकी प्रैक्टिस कितनी कराई है क्वेश्चंस की, आपके कॉन्फिडेंस लेवल का कितना अच्छा उपयोग हो पाया है, कितनी बार आप, जितना आप प्रैक्टिस करते हैं बच्चे ना, उतना कॉन्फिडेंट होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, फैक्टर्स हैं जो कि बच्चों के
रिजल्ट्स के लिए जिम्मेदार होते हैं। हम कभी भी नहीं कह सकते हैं कि जो बच्चा सफल नहीं हो पाया या मूल्यांकन उसका अच्छा नहीं आया, वो बच्चा सफल नहीं हो सकता अपनी लाइफ में। बच्चे सफल होते हैं और 91 या 90 से अबव वाले परसेंटेज में हैं जो बच्चे हैं, वाकई उन बच्चों ने बहुत ही लगन से मेहनत किया है। मैं एक शिक्षिका भी रही हूँ, इसलिए मुझे पता है कि शिक्षकों का भी दबाव कितना ज़्यादा होता है कि कहीं से भी बच्चों का हम गलत मूल्यांकन ना करते, कहीं से भी हम बच्चों के साथ कोई अन्याय ना हो जाए, उनके भविष्य के साथ किसी तरह का खिलवाड़ ना हो जाए। तो कभी भी शिक्षक जो है वो गलत मूल्यांकन नहीं करता है। तो कहने का सेंस ये है कि बच्चे जो अच्छा परसेंटेज लाते हैं उनके लिए ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं दे रही हूँ मैं। करते हैं उसके लिए जो चीज़ें हैं उसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है अभिभावक का। शिक्षक फिर भी वो दूसरे स्थान पे मुझे लगता है कि आएगा। जब आप विद्यालय में जाते हैं बच्चे, तो वहाँ का सिनेरियो क्या है, टीचर्स कैसे हैं, डिफरेंट टीचर्स आते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए, तो हर पर्सनालिटी डिफरेंट होती है। बच्चा किसको किसके साथ कैसा लेता है, और उस चीज को जो लेकर के वो आ रहा है स्कूल से, विद्यालय से, अभिभावक उसे कैसे पॉजिटिव वे में टर्न करता है, किस तरह से उस चीज की, उसकी कमियों को समझता है। क्योंकि कोई भी अभिभावक, मेरा मानना है कि हम अपने बच्चों के हर प्रॉस एंड कॉन्स से बहुत अच्छे से वाकिफ होते हैं। अगर हम जानते हैं कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा है, हम अगर इसके ऊपर लीपापोती करके अगर हम उसे ना वो करें कि नहीं भैया मेरा बच्चा तो एवरेज है, लेकिन हम सबके सामने दिखा रहे हैं कि हमारा बच्चा बहुत ज्यादा है, आप उसे एक्सेप्ट करें कि हमारा बच्चा, उसके अंदर आप दूसरे स्किल्स को भी देखें। सो मेनी स्किल्स आर देयर। आप बच्चों को सिर्फ एजुकेशन में ही झोंके कि हमारा बच्चा 90 से एबव लेकर के आएगा, एक हमारा टारगेट फिक्स है, इसकी मैं वो नहीं हूँ। करता है बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, लेकिन प्रेशराइज आप नहीं कर सकते हैं बच्चों के अंदर। और ईश्वर ने हर किसी को बनाया है, उसके साथ कुछ ना कुछ सबके पास जो है हमारी क्षमताएं हैं, जिस क्षमता को विकसित करने का दायित्व तो अभिभावक का है और उनके शिक्षक का है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अनुपमा जी, आपका कहने का मतलब ये है, जो मैं समझ पाई हूँ, कि बच्चे के स्किल्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो उसमें कौशल जो है ये विद्यालय के साथ साथ अभिभावकों को भी समझना है। असल में दिक्कतें बहुत सारी हैं, ये एक सोशल स्टिग्मा होता है। हम अपने बच्चे को बढ़ा चढ़ाकर, मतलब एक बहुत छोटा सा उदाहरण अगर हम लें, हमारे घर में कोई छोटा बच्चा है और हमारे घर मेहमान आते हैं, तो हम कहते हैं बेटा वो तुमने पोएम याद की थी ना, जरा सुनाओ। बच्चा शर्मा रहा है या बच्चा नहीं सुनाना चाहता है, ये हमें ध्यान नहीं है, और हम उससे कह रहे हैं। अगर वो सुनाता है तो ताली बजती है, सब लोग एप्रिशिएट करते हैं, प्रशंसा करते हैं। अगर वो नहीं सुनाता है तो पेरेंट्स उसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेते हैं। कई बार मैंने ऐसा ही देखा। जी, बोलिए। एक्चुअली सिनेरियो थोड़ा सा चेंज जरूर हुआ है। जैसे पेरेंट्स जो है ना, अपने अंदर की चीजें, जब हम लोग की एज ग्रुप के जो पेरेंट्स हैं, उस चीज को समझना शुरू कर चुके हैं कि बच्चे सिर्फ एजुकेशन के लिए ही नहीं बने हैं, बच्चों में डिफरेंट क्वालिटीज है, ग्रूम करना सीख रहे हैं। और अभी एनईपी पे हम लोगों ने बहुत सारी चर्चाएं की, जिसमें डिफरेंट स्किल्स के प्रोग्राम्स को एनसीईआरटी की हैं, उनको भी बेहतर पता होगा कि हम स्किल्स डेवलपमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं। मेरे यहाँ ही मेरी बेटी है, अभी जस्ट 11th में उसने 98.7 स्कोर किया, और बोर्ड में उसका भी काफ़ी अच्छा रहा, 99 उसका था परसेंटाइल। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ उसमें मैं उसको बहुत ज़्यादा प्रेज करती हूँ, या बच्चों के अंदर एक ज़ील होती है। कुछ बच्चे खुद से करते हैं, कुछ बच्चों को ब्रशअप करना पड़ता है, कुछ बच्चों को ब्रशअप करना पड़ता है। तो डिफरेंट काइंड के बच्चे होते हैं, सबके अंदर अपनी अपनी क्वालिटीज होती है। मेरा बेटा है छोटा, वो उसका पढ़ने में माइंड बहुत शार्प है, लेकिन नहीं चाहता है वो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर स्किल्स नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी संभावनाएं हैं जो कि मैं तलाश कर रही हूँ कि उसको मैं कहाँ ग्रूम करूँ। ऐसे हर पेरेंट्स को हर पेरेंट्स को ऐसे ही अपने बच्चों में तलाश करनी चाहिए कि जिसमें भी वो सक्षम है उसको हम आगे लेके आए।
तो आपका कहना ये है अनुपमा जी कि जो परीक्षा होती है, जैसे जिसको हम औपचारिक परीक्षा कहते हैं, फॉर्मल जी, एग्जामिनेशन जो होते हैं, जी, जी। जो हर क्लास में होते हैं, एडमिशन्स के लिए होते हैं, तो ये मतलब योग्यता का एक माप तो मान सकते हैं आप, लेकिन हुँ, हुँ। पूरी योग्यता उससे आंकी नहीं जा सकती है, क्योंकि वो केवल डेफ़िनिटली। अंक हैं जी। हुँ, उसमें कोई हुँ, हुँ, मानवीय मूल्य नहीं है, उसमें हुँ, हुँ। अनुभव, उसकी सोचने की क्षमता, या फिर उसकी रचनात्मकता, या उसके कितनी डेफ़िनिटली। व्यावहारिक स्पष्टता है, 3 घंटे में वो लिख पा रहा है कि नहीं। जी, व्यावहारिक जी, जी। कौशल भी एक होता है, जो कि आज हुँ, हम एमएनसीज में जो बच्चे काम करते हैं, हम देखते हैं कि बिल्कुल, एचआर का पूरा एक डिपार्टमेंट होता है जो कि बच्चों को डेफ़िनिटली। बोलना, चलना, बैठना, और बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। बहुत कई सारी बार तो चीज़ें। ऐसा भी जी। और उसमें कितना इनोवेटिव वो आइडिया है बच्चे के डेफ़िनिटली। पास, वो उन 3 घंटों में हम नहीं आंक सकते। और इससे भी इम्पोर्टेंट, जो आज की दुनिया में मैं सोचती हूँ कि जहाँ चारों ओर युद्ध और आक्रामकता और हिंसा का वातावरण है, उसका इमोशनल कोशंट क्या है, वो भावनात्मक जी, तौर पर कितना समृद्ध है। क्या वह किसी गिरे हुए या दौड़कर जो गिर गया है बच्चा उसको उठा रहा है, या फिर वो आगे बढ़ जा रहा है, उसके मन में कोई इम्पैथी है कि नहीं, सिंपैथी है कि नहीं। डेफ़िनिटली। है ना, बिल्कुल, बिल्कुल। ये जो चीजें हैं, ये हम किसी भी तरह से इस प्रकार की परीक्षा से नाप नहीं नहीं सकते, आँक माप सकते नहीं हैं। सकते। बिल्कुल। लेकिन एक पैमाना हम मान सकते हैं कि अंक एक पैमाना हो सकते हैं, बट वो पूरी योग्यता डेफ़िनिटली। का मूल्यांकन बहुत ही नहीं सुंदर। कर सकते, अनुपमा जी, आपने डेफ़िनिटली। अपनी बात को रखा, और मैं फिर आऊंगी आपके पास। और जी, अब जी, मैं बिल्कुल। आती हूँ डॉक्टर रितु शर्मा के पास। अ, रितु, आपकी बेटी ने अभी कक्षा 10 पास की है, बहुत अच्छे अंक आए हैं। सबसे पहले तो आपको और बिटिया को बहुत बहुत बधाई। जैसा कि अनुपमा थैंक जी यू ने मैम। भी कहा, आपकी बिटिया को भी बहुत बहुत बधाई। अ, तो रितु जी, आपकी बेटी एग्जाम के दौरान, जब एग्जाम चल रहे थे या कक्षा 10 में वो तैयारी कर रही थी, तनाव होता होगा, उसका सबको होता है। और जैसा कि विशेषज्ञ कहते हैं, थोड़ा तनाव जरूरी भी है, क्योंकि वो हमें सीरियस बनाता है काम के प्रति। तो पहली बात तो आप हमें ये बताएं कि जब उसमें तनाव की थोड़ी सी भी आप झलक देखती थी, तो आप क्या करती थी? क्योंकि आप बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं, आप बहुत सारे काम करती हैं। तो क्या बच्चों तक वे बात आप पहुंचा पाती थी? और सबसे पहला प्रश्न मेरा यही है कि बिटिया को लेकर आपने अ, जो पिछला 1 साल या 1.5 साल देखा, या आखिर के 2-3 महीने देखे परीक्षा से पहले, उसमें तनाव उसे जरूर हुआ होगा, सबको होता है। लेकिन आप जैसी माँ हैं, तो आपने उसको उससे दूर करने के लिए अपने तौर पर प्रयत्न भी किए होंगे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि घर में हम किस तरह से अपने बच्चों को संभालें जब वे परीक्षा के परिणाम से परेशान होकर, परीक्षा के तनाव में डूबकर परीक्षा को एक दानव मानने लगते हैं। रितु जी। थैंक यू मैम। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन पूछा है मैम आपने। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि मेरी, जैसे मैम ने बताया कि अगर होता ना, जब आप बहुत कुछ करते हैं तो आपके बच्चे भी कुछ देखा देखी भी सीखते हैं। चिल्ड्रन लर्न मोर बाय एक्शंस। तो जो मेरी बेटी है, वो भी 10th में इस साल उसने एग्जाम्स दिए, और साथ ही साथ वो एनसीसी में भी थी, तो सार्जेंट रैंक वेरी भी था गुड। उसके पास। बहुत और बढ़िया। नेशनल हाँ। प्लेयर भी है बास्केटबॉल की, अंडर 14 वो नेशनल्स खेल कर आई थी। तो मुझसे ज्यादा, और साथ में राज्य पुरस्कार है स्काउट एंड गाइड का, पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है वो, उसके 90% मार्क्स आए। लेकिन तब पर भी जो उसके टीचर्स थे, एज ए माँ और इस लेवल पे आने के बाद मुझे ये समझ में आता है, मैं सभी व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगी, मार्क्स इंपॉर्टेंट हैं लेकिन इतने नहीं। स्किल्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन योर मार्क्स, है ना। क्योंकि बिल्कुल। आपके मार्क्स होते हैं वो आपके सिर्फ एकेडमिक परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, कि आपने कितनी अच्छे से उस टॉपिक को समझा है, और समझने के बाद कितना अच्छा आपने उस चीज को जाकर रिप्रोड्यूस किया है इन द एग्जामिनेशन हॉल विद इन दोज लिमिटेड टाइम। तो जितने अच्छे से आप ये कर पाते हैं, तो एग्जाम्स दे ओनली चेक योर एक्यूरेसी विद इन द लिमिटेड टाइम। इट इज नॉट अबाउट द लाइफ, इट इज ऑल अबाउट द स्किल्स।
है ना। तो मैंने हमेशा उसको समझाया, उसकी टीचर को भी समझाया। कुछ ऐसी प्रथा भी है हमारे सब ज्यादातर सभी स्कूल्स में कि अगर आपका बच्चा 10th में है तो उसे कहीं खेलने को भी जाने को नहीं मिलता है, कि नहीं अभी 10th है, फोकस करो। पर मुझे लगता है, जैसे क्योंकि मैं भी रही हूँ, खिलाड़ी रही हूँ, नेशनल प्लेयर रही हूँ अपने गेम की, तो मुझे लगता है गेम से अच्छा जो है डिसिप्लिन कहीं नहीं है। आप देखिए इतने बच्चे दौड़ते हैं, एक विसल पे सब रुक जाता है ना। कहीं ना कहीं खेलों को हम ओल्ड पेरेंटिंग ने या ओल्ड स्कूलिंग सिस्टम ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसको चीज को गलत लिया है। खेलने वाले बच्चे बहुत शार्प होते हैं और लाइफ में बहुत मुझे अच्छा याद आ रहा करते है ऋतु जी, जब मैं छोटी थी तब ऐसा कहा जाता था, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, है ना। तो इस मिथक को जब सचिन तेंदुलकर एक क्रिकेट के बादशाह बने तब ये मिथक टूटा, है ना। अब कोई नहीं कहता है कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, अब कहते हैं खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। मतलब वो एक धारणा बदली है। बहुत सुंदर। ऊर्जा को एक तरह से आप स्ट्रीमलाइन करते हो, ऊर्जा को एक्चुअली आप एक सही दिशा देते हो जब आप स्पोर्ट्स में होते हो। बहुत सुंदर बात कही आपने, आप अपनी बात पूरी कीजिए। इससे पहले मैं यहाँ बहुत सारे हमारे दर्शक जुड़ गए हैं और उन सबका अभिनंदन करना चाहती हूँ, उनका स्वागत करना चाहती हूँ। और स्वागत करने में थोड़ी देर हो गई, इसके लिए क्षमा भी चाहती हूँ। कुमार सुरेंद्र सागर जी कह रहे हैं आप सबका हार्दिक स्वागत है। वे कह रहे हैं कि आज शिक्षा रोजगार मूलक नहीं है, रोजगार मूलक नहीं है, लेकिन जो स्किल्स बच्चे प्राप्त करते हैं उससे उन्हें रोजगार प्राप्त हो रहे हैं। इस पर हम अभी चर्चा आगे भी करेंगे। डॉक्टर विनीता साहनी जी सबको नमस्कार कर रही हैं। कुमार सुरेंद्र सागर जी कह रहे हैं कक्षा 5 तक की शिक्षा जीवन में काम आती है, बाकी तो धन और समय की बर्बादी है। कह सकते हैं, ये आपके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, लेकिन कहीं डिग्रियां भी जरूरी होती हैं, उसकी परसेंटेज, मतलब आप उसको नकार नहीं सकते हैं। वो हमारे पूरी सोसाइटी का एक सिस्टम है और ये सिस्टम आज से नहीं है, ये गुरु द्रोणाचार्य के समय भी था, आचार्य चाणक्य के समय भी था। तो खैर आगे बढ़ते हैं। हमारे समय में 55% मुश्किल से आते थे, आजकल 95% आम बात हो गई है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। थोड़ी देर पहले मैं भी न्यूज देख रही थी तो उसमें था कि 2018 में जो 12% बच्चों के 95% मार्क्स आए थे 12th में सीबीएसई के एग्जाम में, और इस साल 24% बच्चों के 95% मार्क्स आए। ये बात बिल्कुल सही है। इसके लिए एग्जामिनेशन का तरीका है, कैसे वो बिल्कुल मार्क्स, पहले जैसे बहुत बड़े बड़े आंसर्स लिखे जाते थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एमसीक्यूज है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, उसमें बच्चे अच्छे से स्कोर भी करते हैं। और एग्जाम कैसे देना है, कैसे लिखना है, ये टीचर्स भी उनको सिखाते हैं, ये भी एक कारण है। और संगीता चौहान जी कह रही हैं समसामयिक विषय को लेने के लिए साधुवाद। कुमार सुरेंद्र सागर जी आपका धन्यवाद, आप मेरे संचालन की तारीफ कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। नेहा शर्मा जी कह रही हैं नमस्कार अनुपमा जी। और सुरेंद्र सागर जी बहुत सारे मैसेजेस कर रहे हैं, उसमें लिखा है उन्होंने इस बार मेहनत के साथ साथ किस्मत का होना भी आवश्यक है। बिल्कुल सही, ये हम मान लेते हैं, लेकिन हाँ हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ लोग किस्मत बदलते भी हैं। जैसे अगर हम बात करें मिल्खा सिंह की, तो उन्होंने अपनी ही नहीं देश की किस्मत बदली। और मेजर ध्यानचंद की बात करें तो खिलाड़ियों में, बाकी तो बहुत सारे हमारे देश के मनीषियों ने किस्मत बदली भी है। और नेहा शर्मा जी सभी को नमस्ते कह रही हैं। कुमार सुरेंद्र सागर जी कह रही हैं मीता जी श्रोताओं का नाम भी बोल दीजिए। जी हाँ, मुझसे देर हुई, मैं अब सभी के ले रही हूँ कमेंट्स। नेहा शर्मा जी कह रही हैं शिक्षा हर समय काम आती है, ये हमारे विवेक को बढ़ाती है। बिल्कुल सही आप कह रही हैं। जसमीत कौर जी कह रही हैं ऋतु जी के लिए उन्होंने थम्स अप भेजा है, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है जसमीत कौर जी संदीप कौर जी की क्या कोई रिलेटिव है, आपके घर से कोई है शायद जी। पुष्पलता तनेजा जी कह रही हैं बहुत सुंदर विषय, सुंदर संचालन, सुंदर परिचर्चा, और अंतिम अभी तक का जो हमारा कमेंट है, जो संदेश है, वह है हमें तो कोई फायदा नहीं मिला आज तक आदरणीय। ये पता नहीं किस संदर्भ में कह रहे हैं, शायद पढ़ने लिखने के बारे में कह रहे हैं।
तो सुरेंद्र शर्मा जी, आप बने रहिए, बिल्कुल आपको फायदा मिलेगा। आज की हमारी परिचर्चा में बहुत सारे अनमोल वचन हमारे वक्ता आपके सामने रखेंगे और निश्चित तौर पर आपको उनको सुनकर आपको बहुत ज्यादा फायदा, हम और किसी सेंस में नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, मानसिक रूप से हमारा होराइजन, हमारा क्षितिज जरूर बढ़ने वाला है। तो रितु जी, इधर मुझे आना पड़ा, मैंने आपको बीच में रोक दिया। आज क्या पेरेंट्स की ओर से, अगर मैं पेरेंट्स ना कहूं, सबकी ओर से, सोसाइटी, पेरेंट्स, टीचर्स, बच्चों के पीयर ग्रुप, सबकी ओर से परीक्षा का एक दबाव सब पर है। मतलब अगर एक बच्चा है तो उस पर इनका दबाव है, दूसरा कोई बच्चा है तो फिर उस पर दूसरा दबाव, इसी तरह के दबाव है। तो आप क्या सोचती हैं आज के समय में ये जो दबाव है, ये दबाव वहां तक जाता है जब तक कि परीक्षा का परिणाम नहीं आ जाता? मतलब मैं अभी कल परसों, जिस दिन 12th का रिजल्ट आया है, मैं कहीं बैठी हुई थी और वो बच्ची ने एकदम से कहा, परी नाम है उसका, आंटी रिजल्ट आ गया मेरा। मैंने कहा देखो, तो वो अपने रिजल्ट पे कम इंटरेस्टेड लग रही थी, दूसरों का रिजल्ट ज्यादा पूछना चाह रही थी। और उसने मुझे ये बताया कि कोई बच्चे का नाम ले रही थी, नाम मैं भूल रही हूँ, कि वो कह रहा है कि अभी तो मैं रिजल्ट देखूंगा नहीं, अभी तो मेरा किसी CUET का शायद एग्जाम था उस दिन, तो मेरा एग्जाम है वो, और अगर मेरा रिजल्ट ठीक आया तो घर जाऊंगा, नहीं आया तो मैं वनवास चला जाऊंगा। छोटा बच्चा, 17-18 साल का बच्चा होगा वो, उसने ये कहा। और उस बच्ची परी ने मुझे ये बात बताई, तो मैंने कहा ला बेटा मेरी बात करवा। तो नहीं आंटी, आपसे बात नहीं करेगा वो। तो हमने थोड़ी बहुत बात की और मैंने कहा रिजल्ट जो भी आए वही बात, रिजल्ट आपकी योग्यता का मूल्यांकन है, लेकिन कुछ मायनों में। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, ये जो दबाव है, जो बच्चों पर प्रेशर रहता है, क्या पेरेंट्स अपनी इच्छाएं बच्चों पर लाद रहे हैं, या सामाजिक प्रतिष्ठा का डर है उनको, या टीचर्स को अपने रिजल्ट की, स्कूल को अपने रिजल्ट की परवाह है? इन तीनों चारों चीजों में बच्चा पिस रहा है। तनाव सबको है, लेकिन उस तनाव का केंद्र बिंदु कौन है? क्या आप इस बात को मानती हैं कि बच्चा है केंद्र बिंदु, और हम क्या कर सकते हैं? जी, हम क्या, इसका जो आपने सभी कुछ बोल दिया, इसका जो प्रेशर है वो सभी पर है, टीचर्स पर भी है, पेरेंट्स पर भी है, बच्चे पे सबसे ज्यादा है। केंद्र बिंदु जो है वो मेरे हिसाब से हमारा एजुकेशनल सेटअप है। जिस तरह की पढ़ाई हम अब तक करते आ रहे थे, कुछ चीजें बदल रही हैं NAP 2020 लॉन्च होने के बाद से, लेकिन हमारा माइंडसेट अभी भी वैसा ही है। मैक्सिमम टाइम्स वी जज अ चाइल्ड बाय द परसेंटेज ही और शी हैज गॉट, तो यही होता है। और ये प्रेशर जब तक एग्जाम आपके हो जाते हैं तब भी होता है, रिजल्ट आता है तब भी होता है, और मुझे लगता है ये पूरी जिंदगी होता है। अगर एक बच्चे के नंबर कम आते हैं तो अगर वो खेलना चाहता है, चाहे मेरी बेटी ही है, अगर वो बहुत सारा मस्ती करती है तो मैं बोलती हूँ अच्छे आए हैं पर इतने अच्छे नहीं आए, क्योंकि मुझे लगता है कि मार्क्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेंट। दिस इज वन थिंग विच पेरेंट्स शुड लुक फॉर, कि डिसिप्लिन बच्चा है और किस तरह से बच्चा पढ़ रहा है। वो एग्जाम टाइम में ही पढ़ रहा है अगर, तो दिस इज रॉन्ग। इसका मतलब जल्दी से जो चीज हासिल की गई है, रट्टा मारा गया, इसका मतलब है ना, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। तो वो ज्यादा जरूरी है। डिसिप्लिन एंड मोटिवेशन जो रहता है, फुल टाइम कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे, ये ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि ही और शी इज गोइंग फॉर द नंबर्स ओनली। तो ये प्रेशर तो हमेशा ही रहता है। आप देखिए, कोई मेहमान भी घर में आता है, अच्छा बच्चे 10th का रिजल्ट आ गया, कितने परसेंटेज आए, वो ये नहीं पूछते कभी साथ में कि बेटा आपने अच्छा इतने मार्क्स आए तो बहुत अच्छी बात है, और तुम्हें क्या क्या आता है। ये सेंटेंस तो हमारे जो गेस्ट भी है हम सब में से मिसिंग है ये, है ना। तो हर बच्चे जो जिसके अंक ज्यादा आते हैं, सिर्फ वही बच्चा कामयाब नहीं होता, हर बच्चा कामयाब होता है। और ज्यादातर बच्चे जो 80% लाते हैं, 70% लाते हैं, वो ज्यादा कामयाब होते हैं, क्योंकि उनको पढ़ाई के साथ साथ में थोड़ा सा खेलना भी आता है, पढ़ाई के साथ में थोड़ा कुछ और एक्टिविटी भी करनी आती है। तो हमें अगर कुछ करना चाहिए तो, अगर क्योंकि मैं हूँ इस पोर्टल पे, मैं कोशिश कर रही हूँ मैम वहां पर जाके कि जेई में मतलब चल रहा है, शेड्यूल एजुकेशन है, डमी एजुकेशन है, कि क्यों इस तरह को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पता है सब्जेक्टिव आपको क्वालिफाई करना ही करना है।
तो जब सब्जेक्टिव ही क्वालिफाई करना है और एनसीसी के आपको मार्क्स जेई में नहीं मिलने हैं, नेशनल स्पोर्ट्स अगर आप खेल चुके हैं या स्काउट एंड गाइड का सर्टिफिकेट है तो उसके आपको 5 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर एज पर द लेवल आपको मिलने नहीं है, सब्जेक्टिव ही मिलना है, तो फिर स्पोर्ट्स को तो आप अनदेखा कर ही रहे हैं, हर एक्टिविटी को आप अनदेखा कर रहे हैं। तो ऐसी कुछ बातें चलनी चालू हो गई हैं कि जब आईआईटी में इतना बड़ा सेटअप है गेम्स एंड स्पोर्ट्स का, तो वहां तो खेलने वाले बच्चे पहुंच ही नहीं रहे, तो वो तो वेस्ट हो रहा है आंसर आपका ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल, कुछ इस तरह की चीजें होने लगी हैं अभी। जैसे कि मैम आप केंद्रीय विद्यालय में ही अभी तक आप हैं, अब भी केंद्रीय विद्यालय कभी जाएगा तो नहीं, आप तो केवीएन है शुरू से, मैं भी केवीएस में हूँ। तो अभी आपने देखा होगा क्लास 11th के अंदर जो हमारा एडमिशन फॉर्म था, क्लास 11th में जब हमारे बच्चे पहले सेटल हो जाते हैं उसके बाद हम निकालते हैं बाहर के बच्चों के लिए, तो उसमें जो मेरिट देखी जाएगी उसमें फॉर्म चेंज हो गया है। एंड वी आर गिविंग वेटेज टू एनसीसी, स्काउट एंड गाइड एंड ऑल अदर एक्टिविटीज, those who have performed in somewhere at a good level, we are giving preference। और बाहर भी ये बातें चलनी शुरू हो गई हैं। कुछ एग्जाम्स हमारे इस तरह होने चाहिए कि एवरीबडी शुड गेट 70 शुड बी द क्वालिफाइंग मार्क्स, दैट्स ऑल। बाकी तुम जितने ले आए बहुत अच्छी बात है, बट क्वालिफाइंग इज 70% ओनली, क्योंकि वो आपका रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज है, आपने जो पढ़ा समझा और वहां जाके विद इन दोज दैट स्पेसिफिक टाइम आपने उसको रिप्रोड्यूस कर दिया। इट ओनली असेस दिस। 90% वाला बच्चा बीमार पड़ गया एग्जामिनेशन के दिन और उसके बाई चांस बाय हार्ड लक कम मार्क्स आ गए, तो ये तो नहीं है कि उसको जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएगा, वो जिंदगी में बहुत अच्छा करेगा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर ऋतु आपने बात कही। चल रही हैं, चल रही, बहुत अच्छी। नहीं, एनईपी के आने से बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं और निश्चित तौर पर कोई बदलाव, रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, कोई भी बदलाव एक दिन में नहीं आता है। और ये अभी ट्रांजिशन का पीरियड है, ये संक्रमण का काल है। नई सोच और वो पुरानी ओल्ड स्कूल सोच जो आपने कही है, वो अभी कहीं टकराहट है। हम तो ऐसा करते थे, हमारा तो ऐसे होता था, ठीक है होता था, लेकिन अब हम 21st सेंचुरी में, वो भी हमारी 1/4 तो बीत चुकी है, तो हम नई सेंचुरी में हैं। इस सेंचुरी में सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, इसीलिए बुक्स लगातार चेंज होती हैं, इसीलिए शिक्षा प्रणाली लगातार बदलती है। मतलब अब हमारे यहाँ तो बहुत सालों बाद बदली है, नई आई है शिक्षा प्रणाली, लेकिन ये लगातार बदलती भी रहनी चाहिए एज पर द नीड ऑफ द टाइम। समय के अनुसार हमें बदलना है। और ये चीजें, मेरी आपकी बात भी हो रही थी कि लिबरल साइंसेस आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है और बच्चे के कॉम्बिनेशंस जो हैं वो बहुत अजब गजब से हैं कि बच्चा ज्योग्राफी भी पढ़ रहा है, साथ में वो मैथ्स पढ़ रहा है या इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है या फिर वो हिस्ट्री पढ़ रहा है, इंग्लिश भी पढ़ रहा है या मैथ्स भी ले रहा है या केमिस्ट्री भी ले रहा है वो। तो वो एक कॉम्बिनेशंस आजकल ये अब होने लगे हैं, जो कि मुझे लगता है कि माइंडसेट को बदलने में एक अहम भूमिका निभाने वाले हैं। मुझे एक बड़ी छोटी सी बात कहने को, छोटी है बहुत बड़ी वैसे, बात याद आ गई तो मैं जरूर बताना चाहूंगी ये अपने दर्शकों को। और शेयर करते हुए मुझे लगता है मुझे शर्मिंदा भी होना चाहिए इस बात को। हुआ ये कि मेरा छोटा बेटा कक्षा 12 में का तब विद्यार्थी था, स्टूडेंट था, उसका रिजल्ट आया। मैं जब नौकरी में थी तब मैं बहुत बार रिसोर्स पर्सन बनती थी, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम होते थे, तो मैं उस समय एएमसी लखनऊ में, केंद्रीय विद्यालय एएमसी लखनऊ में टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम करवा रही थी, जो बहुत लंबा होता है, 10 दिन का, 12 दिन का ऐसे होता है। तो उसने मुझे फोन किया और कहा कि मम्मा रिजल्ट आ गया, मेरी ये परसेंटेज आई, इसमें इतने आए, इसमें इतने आए। अच्छी परसेंटेज थी, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, बट एक बात मुझे याद है, उसने कहा और मैथ्स में 99 आए। इससे पहले कि मैं कुछ बोलती, उसने मुझसे कहा ये मत पूछिएगा मम्मा कि 1 मार्क क्यों नहीं आया। ये बात सुनकर मैं चुप हो गई। मुझे लगा कि मैं कितनी गलत थी अभी तक। मैं 1 नंबर के पीछे पड़ी थी। वो समझ रहा था, समझदार होता है बच्चा 17-18 साल का, वो जानता था मेरी इस सोच को, मेरे इस माइंडसेट को, और उसने मुझसे कहा मम्मा ये मत पूछना 1 मार्क कहाँ कटा। मैंने उस दिन से इस बात को सीखा है कि मार्क्स आर नथिंग। 1 मार्क के पीछे मैं जान दिए जा रही हूं, मेरे लिए 99 की कोई वक़्त नहीं है क्या। मेरे बच्चे ने 99 मार्क्स स्कोर किए 100 में से, मैथ्स में, क्लास 12 में, जो कि एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। तो इस बात को लेकर उसे शायद याद नहीं होगी, पर मुझे हमेशा के लिए याद हो गई वो। बाद में जब उसने एमएससी मैथ्स ऑनर्स किया, तब मैंने उसे याद दिलाई ये बात, तो वो भूल चुका था
लेकिन मेरे लिए वो एक लर्निंग लेसन था। तो हम अनजाने में भी, क्योंकि हमारा माइंडसेट वैसा हो चुका है, तो हम अनजाने में ऐसा व्यवहार कर जाते हैं। तो इसके लिए हमें कॉन्शियस एफर्ट करना होगा कि जब हम बच्चे से डील कर रहे हैं, या हम वैसे भी बात कर रहे हैं कि शर्मा जी के बेटे के इतने आए जी, पांडे जी के बेटे के इतने आए, बेटे तुम्हारे तो मैथ्स में कम आ गए, केमिस्ट्री में कम आ गए, हिस्ट्री में कम आ गए। बच्चे का दिल बहुत कोमल है, निश्चित तौर पर उसके जीवन में बहुत संघर्ष है, हम नहीं समझते। आप तीनों लोग समझते हैं क्योंकि आप डील करते हैं, लेकिन आम आदमी, इंसान, पेरेंट्स, लेमैन नहीं समझता। तो हम परीक्षा का परिणाम बता बता के डराते हैं बच्चे को, घर में भी, घर के बाहर भी, और दोस्त भी आपस में करते हैं ऐसा, पीयर ग्रुप जो होता है। तो इस माइंडसेट को, रितु जी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस माइंडसेट को बदलना बेहद जरूरी है, निश्चित तौर पर बदलेगा। और अब हम चलते हैं डॉक्टर संदीप कौर ओबरॉय जी के पास। डॉक्टर संदीप, आप हमारी बातचीत तब से सुन रही हैं और आपके मन में बहुत सारी बातें आ रही होंगी, कुछ एग्जाम्पल्स भी याद आ रहे होंगे, कुछ ऐसे बच्चे रहे होंगे जिन्होंने थेरेपी ली होगी आपके पास आकर। इस तरह के डिप्रेशन के शिकार बच्चों को जब पेरेंट्स अपने, मैं ये नहीं कहूंगी कि पेरेंट्स लाते हैं, क्योंकि आप काउंसलिंग उसी की कर सकते हैं जो खुद से राजी हो। तो बच्चे जब आपके पास आते हैं तो कैसे डील करते हैं? बड़ा सवाल है जी। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत इंटरैक्टिव आप लोगों की बातचीत थी, और एक पेरेंटल व्यू मुझे 2 लोगों से यहाँ मिला जो खाली पेरेंट्स नहीं है, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, बहुत सारे रोल्स को प्ले कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस विषय पर आज हम बात कर रहे हैं वो उसका जवाब देना हाँ या ना में इतना सरल नहीं है कि ये मूल्यांकन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है या नहीं। मैं ये कहूँगी कि एक पर्सपेक्टिव है हमारा। जैसे आप और मैं आसमान की तरफ देखते हैं, बादल छाए हुए हैं, और बादलों से जो क्या बन रहा है ऊपर, मैं क्या देख रही हूँ और आप क्या देख रहे हैं, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो हर बच्चा जिस सोसाइटी का हिस्सा है, जिस इकोनॉमिक लेवल का बच्चा है, पेरेंटल जो एस्पिरेशंस हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, वो क्या हैं, घर पर फैमिली डायनामिक्स और सपोर्ट सिस्टम क्या है, किस तरह वो पेरेंट्स की अपनी मेंटल हेल्थ है, वो बच्चों से क्या अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्ट करते लगातार जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं। एक छोटा बच्चा जब इस दुनिया में आता है, अगर वो गलती से सांप को भी उठा ले हाथ में तो उसे नहीं पता दिस इज समथिंग एसोसिएटेड विद फियर। फियर को कल्टीवेट किया जाता है। सो इन दैट सेम मैनर हमें एग्जाम्स को, रिजल्ट्स को, मार्क्स का जो प्रेशर है, हमने कल्टीवेट किया है इस सोसाइटी में। बिल्कुल सही, कल्टीवेटेड फियर। तो जैसे अनुपमा जी ने कहा कि पेरेंट्स एनलाइटन हो रहे हैं, हमारी जो एज के पेरेंट्स हैं एक डबल रोल प्ले कर रहे हैं। एक स्टैंडर्ड पैटर्न ऑफ पेरेंटिंग था जिसे हम ट्रेडिशनल पेरेंटिंग स्टाइल कहते हैं, जिसका नमूना आई थिंक हम सभी ने कहीं ना कहीं अपने आसपास जरूर देखा है, जिसमें स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। वो जो आपने पहले बात कही, पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या बनोगे। तो एक हमारे पास एक स्टैंडर्ड, एक बेंचमार्क हमेशा से रहा है दैट इफ यू वांट टू सक्सीड यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू स्कोर, यू हैव टू बी बेटर देन द अदर। और एक ह्यूमन टेंडेंसी है कंपैरिजन। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पास क्या कुछ है, पर अगर मेरी निगाह अपनी खिड़की से बाहर दूसरों की छत तक जाती है और उसके घर में मुझे कुछ और नजर आता है, एक सेकंड लगता है मेरी खुशी वहीं ढेर हो जाती है, ताश के पत्तों की तरह। वहीं कंपैरिजन इज अ किलर ऑफ हैप्पीनेस। तो कहीं ना कहीं आई थिंक हैप्पीनेस इज अ जर्नी, जिसका मैं बच्चों को कम पर पेरेंट्स को ज्यादा कहना चाहूंगी, इस बिल्कुल ठीक है, ज्यादा एड्रेस करना चाहूंगी। योर माइंडसेट इज मोर इम्पॉर्टेंट।
अब लर्निंग सभी बच्चे करते हैं, आप सभी ने कहा, और हमें भी पता है कि आई थिंक हर बच्चा बेस्ट कर रहा है एज पर देयर स्किल्स। बट जब बच्चे एग्जाम में पहुंचते हैं तो ब्लैकआउट हो जाना ये कोई नई चीज नहीं है। बहुत से केसेस मेरे पास इस चीज के लिए आते हैं कि उनका एक बिटर एक्सपीरियंस रहा, सो दे आर सो वेरी स्कैर्ड। अब वो चीज जनरलाइज हो जाती है बिहेवियर में, तो उन्हें हर बात पर डर लगने लगा कि पता नहीं कहाँ किस समय ब्लैकआउट हो जाए। I give them some tools, I give them certain ways, I work on their core thoughts. लेकिन जो ब्लैकआउट वाली सिचुएशन आ रही है वो क्यों आ रही है? ट्रेन द माइंड। कुछ नहीं होगा, करो, बढ़ो। तारीफ का भी एक तरीका है। ये नहीं आई एम प्राउड कि आप इतने % मार्क्स ले आए, आई एम प्राउड दैट यू ट्राइड योर बेस्ट। वेरी गुड। रिजल्ट को मत अप्रिशिएट कीजिए, जो हमारी बहुत बड़ी 99% लोगों की गलती है। डोंट अप्रिशिएट द एंड प्रोडक्ट, अप्रिशिएट द प्रोसेस, द जर्नी। यस, जो किया जा रहा है। एक बच्चा है, फॉर एग्जाम्पल, हमें पता है कि IQ भी एक पैरामीटर है टू नो एन इंडिविजुअल्स कैपेसिटी। दो मल्टीपल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया है। पर अगर IQ एक चीज है और थोड़े से घंटों में पढ़ के अगर कोई 70-80% इजीली ला सकता है, और एक बच्चा जो बहुत घंटे स्लॉग कर 50-60% ला रहा है, तो क्या हम उनको इक्वेट कर दें, जिससे पता है कि मैं थोड़े से घंटों में पढ़ के मैं 80-90 आराम से ला सकता हूँ। तो अगर हम उसको इंस्पायर करना चाह रहे हैं तो शुड वी अप्रिशिएट कि तुम मार्क्स ले आए बेटा, या आपने एफर्ट किया। अगर मैं सिर्फ एंड प्रोडक्ट को मैं अगर अप्रिशिएट कर रही हूँ तो इसका मतलब मेरे आ जाते हैं। सो इट इज बेसिकली व्हाट आई अचीव इज इम्पॉर्टेंट, नॉट दैट होल प्रोसेस कि मैं कितनी मेहनत उसमें डाल रहा हूँ। तो हम बच्चे को वंचित कर देते हैं, उस चीज से रॉब ऑफ कर लेते हैं कि आप मेहनत जैसी चीज को बीच में लाओ। सो अप्रिशिएट द हार्ड वर्क, अप्रिशिएट द स्मार्ट वर्क, विच इज द मोर इम्पॉर्टेंट वर्ड आई थिंक। आजकल हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क होना चाहिए। स्मार्ट वर्क, और ये स्मार्ट वर्क, और ये नहीं कि आप प्ले गेम्स और समथिंग, माइंड गेम्स में बात कर रही हूँ। प्लेइंग स्मार्ट इज द कोर थिंग। अब वो कछुए और वो जो खरगोश वाली कहानी है, उसके आई एम श्योर हम सभी ने सुने, बहुत सारे वर्जन आ चुके, वर्जन आ गए, एंड दे फाइनली टेल अस टू प्ले स्मार्ट। प्लेइंग स्मार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आई हैव लर्नड इट इन माय सराउंडिंग्स आल्सो। जैसे कोई बच्चा रियली बहुत घंटे पढ़कर भी अच्छे मार्क्स ले आएगा और वो खुश है, प्रॉबेबली अगेन टेम्परामेंट है, पीयर प्रेशर है, कुछ ना कुछ बहुत कुछ अंदर चल रहा होता है, क्योंकि ये वाली घुट्टी तो हर बच्चे के अंदर बचपन से ही डाली जाती है। तो और कई बच्चे हैं जिन्हें लगता है कि आई नीड टू बैलेंस अदर अफेयर्स, मुझे खेलों में आगे जाना है, मुझे ये करना है। करियर नहीं मालूम, अभी नहीं पता कि आप कहाँ करियर बनाएंगे, बट येस, टू ऑल द पेरेंट्स, देयर इज अ ह्यूज वर्ल्ड वेटिंग फॉर योर चाइल्ड। हो सकता है जिस सब्जेक्ट्स में आज वो एक्सेल कर रहा है, उस सब्जेक्ट्स को वो शायद कभी छुए भी ना और यूज भी ना करे। हो सकता है उसकी ट्रू कॉलिंग कहीं और हो। बस इस चक्कर में, इस प्रेशर में हम बहुत सी गलतियां कर जाते हैं। एक टूल होता है जिसमें हम डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ लाइफ को देखते हैं। जैसे देयर इज अ पर्सनल डायमेंशन, देयर इज अ प्रोफेशनल डायमेंशन, देयर इज एजुकेशनल डायमेंशन, देयर इज फैमिली रिलेशनशिप, स्पिरिचुअल ग्रोथ है, पर्सनल ग्रोथ है, डिफरेंट डायमेंशंस है। एक डायमेंशन है एकेडमिक डायमेंशन। उस डायमेंशन में क्योंकि आप अच्छा नहीं कर पा रहे, तो घर पर क्या हो जाता है, स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप्स। आप अच्छे हैं, यू हैव काइंडनेस टुवर्ड्स एनिमल्स, आप NGO के साथ जुड़े हुए हैं छोटी उम्र से ही, अब बाहर जाकर बहुत कुछ अच्छा करते हैं, अब बड़ों के साथ बैठते हैं, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, अब फटाफट से जो बाकी कामों को फटाफट कर लेते हैं जिसको आम आदमी को करने में बहुत टाइम लगता है। हम सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, और एक डायमेंशन जो बन जाता है हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट, एंड दैट इज एकेडमिक डायमेंशन। तो इट इज जस्ट अ लेंस। Again and again, I would request सभी पेरेंट्स को, it's just a lens. प्रेशर मत डालिए। यू स्ट्रेस चाहिए, थोड़ा स्ट्रेस चाहिए ताकि हम अपना बेस्ट दे पाए। थोड़ी एंजाइटी जायज है किसी भी परफॉर्मेंस से पहले, बट इफ इट गोज इनटू एंग्शियस साइकिल्स तो हम फेल हो रहे हैं। और बहुत सारे मैंने एग्जाम्पल्स ये देखे हैं कि इवन इफ
आप बहुत अच्छी जगह पर कॉर्पोरेट लेवल में फाइनली पहुंच जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस IQ और इंटेलेक्ट, यू आर एबल टू रीच दैट माइलस्टोन। बट जरा सा झटका आया, अगेन क्रम्बलिंग। So EQ is very important. Family support is very important. अगर आपने बच्चे के साथ एक अंडरस्टैंडिंग रखी है कि वो आज भी आपको बता पाए कि आई एम गोइंग थ्रू सम प्रेशर, देयर इज सम टॉक्सिसिटी अराउंड मी, समथिंग आई फाइंड डिफिकल्ट टू मैनेज, तो शायद वो हमारी जीत है। ना सिर्फ बिल्कुल सही, ना सिर्फ कि मार्क्स क्या है, एक इसे प्रेस्टीज इशू ना बनाए, एक फैमिली रिपोर्ट कार्ड ना बनाए, बहुत सारी चीजों में बच्चे आगे करेंगे। जस्ट बी बिहाइंड देम, जस्ट बी बिहाइंड देम, उनकी सपोर्ट बनिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपने अपनी बात कही संदीप कौर जी। और बिल्कुल मेरे ख्याल से हमारे सभी दर्शक और हमारे जो वक्ता यहाँ पधारे हैं वे सब भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे और इस बात की से सहमत होंगे कि हमें इस तरह का प्रेशर बच्चे पर जब हम डालते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम भी बच्चे थे और हम पर उस जमाने में इस तरह का प्रेशर नहीं था वो हम अपने आप ले लेते थे, थोड़ा बहुत कहा भी जाता था। लेकिन बहुत कुछ बदला है, जैसे जैसे डिजिटल वर्ल्ड बना है वैसे वैसे बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। बच्चों से पूछिए आप गेम्स खेलते हैं? यस, वीडियो गेम्स ना, तो वो मैदान में जाना वो, लेकिन हाँ बदलाव देखने को मिलता है। बहुत सारे पेरेंट्स आज समर कैंप्स में, आप संदीप कौर जी आप भी करवाती हैं समर कैंप्स का आयोजन, तो समर कैंप्स में बच्चों को भेज रहे हैं जहां वो ड्राइंग, पेंटिंग, डांसिंग और तरह तरह के स्किल्स वो सीख रहे हैं। लेकिन इसे हमेशा ये नहीं कि क्लास 8 तक ही करना है, फिर उसके बाद तो केवल पढ़ाई है, भाई बोर्ड देना है आपको, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम इसको समझे बात को कि हम जिस तरह के सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी का हम अंग हैं, तो बदलने का काम भी हम ही को करना है। कोई बाहर से नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा और कहेगा भाई आज से बदल गए हम या बदल जाओ, हम ही वैसे कोई उठेगा। और हम टीचर्स हैं, हम अच्छे पेरेंट्स हैं, तो हमसे बढ़कर कौन है। तो सभी माता पिता जितने भी हमारी बात को सुन रहे हैं, आप प्लीज अपनी तरफ से छोटे छोटे प्रयास कीजिए। मैं जरा पटल के इस पार आ जाती हूँ फिर से, और जसमीत कौर जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। कुमार सुरेंद्र सागर जी सभी श्रोताओं का पटल पर स्वागत कर रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं उनका। परिचर्चा बहुत सफल है, ये पुष्पलता तनेजा जी बोल रही हैं। यकीनन दीदी, ऐसा सुरेंद्र सागर जी बोल रहे हैं। सुरेंद्र सागर जी कह रहे हैं आज की पढ़ाई ने बचपना छीन लिया है, ये पैटर्न बदलना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, तभी RTE के अंतर्गत कक्षा 8 तक के बच्चों को काफी लाइट रखा जाता है और किसी स्कूल की तरफ से इतना प्रेशर उनको नहीं दिया जाता है। और जब NEP 2020 आया है तो उसमें बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें बहुत ही खूबसूरत मुझे जो लगता है वो है प्री वोकेशनल जो प्रोग्राम है, जिसमें बच्चे कहीं माला बना रहे हैं, कहीं कारपेंट्री सीख रहे हैं, कहीं योगा कर रहे हैं, कहीं डांस कर रहे हैं। तो ये बैगलेस डेज का कॉन्सेप्ट नया आया है, जो कि बहुत ही सराहनीय कदम है सरकार की ओर से। प्रदीप गौतम जी का स्वागत करती हूँ, जसमीत कौर जी का स्वागत करती हूँ, विभा राज, वैभवी जी का मन नहीं लग रहा है जहां भी हैं वे, और मैसेज कर रही हैं, सबका स्वागत कर रही हैं। हम आपको मिस कर रहे हैं विभा जी। और पटल के मुख्य सलाहकार आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर जी का भी स्वागत है। और एक संदेश और पढ़ना चाहूंगी, आज की पीढ़ी अपने भविष्य के लिए बहुत ज्यादा चिंतित है। हम तो इंटर तक हाफ पैंट पहनकर ही स्कूल जाते थे, अब वो यूनिफॉर्म बदल गई है तो बच्चे हाफ पैंट नहीं पहन पाते हैं 12th में, क्योंकि यूनिफॉर्म का सिस्टम बदला है। उसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। तो निश्चित तौर पर भविष्य की बहुत ज्यादा चिंता नहीं करते थे तब, हमें लगता था सब कुछ ठीक ठाक है। अब ज्यादा चिंतित रहते हैं बच्चे, इसके पीछे भी हमारी सामाजिक धारणाएं हैं, हम ही लोग हैं जो बच्चों को चिंता में डालते हैं। तो हमारी परिचर्चा बहुत ही खूबसूरत चल रही है, मन तो नहीं कर रहा है कि उसको समापन की ओर ले चलूं, लेकिन फिर भी समय की बाध्यता है। और हम क्योंकि शिक्षिकाएं भी हैं और मनोविज्ञान से संबंध रखती हैं तीनों, आप और मैं भी,
तो समय का पालन करना हमारे लिए सबसे अधिक आवश्यक है। तो मैं अनुपमा पांडे जी आपके पास आ रही हूँ। आप बताइए, एक फाइनल नोट की तरह आप हमारे दर्शकों को आज की परिचर्चा में क्या संदेश देना चाहेंगी? बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका संचालन वाकई बहुत सुंदर है, बहुत सधा हुआ है। अभी जस्ट मैंने कमेंट्स जो आ रहे थे, कमेंट्स में से मैं एक ले रही हूँ। किसी दर्शक ने लिखा था कि आज बच्चे ना कोटा में बहुत ज्यादा आत्महत्या कर रहे हैं। 2 साल पहले भी जब हुआ था, बिल्कुल सही क्वेश्चन है और मैं बहुत कंसर्न रहती हूँ इसमें। मुझे तो जहाँ तक मेरी अपनी एनालिसिस है उसमें ये है कि जो बच्चे माइग्रेट होकर के आते हैं यहाँ कोटा में, जो दिल्ली या मेट्रोपॉलिटन सिटी के नहीं है, उनके ऊपर दबाव कहीं ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू जो हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटी में पढ़ते हैं। अभिभावक जो थोड़ी सी चीजों में उनकी एक्सपेक्टेशंस लेवल इतनी ज्यादा हो जाती है, बच्चों पे थोपने लग जाते हैं, आज तुमने क्या पढ़ा। जब बच्चे हमारे से दूर होते हैं ना, तो सो मेनी काइंड्स के थॉट्स आते हैं पेरेंट्स के मन में कि बच्चे ने खाना खाया होगा, नहीं खाया होगा, आज इसमें क्या पढ़ाई किया, ये किया। सो मेनी टाइम्स वो कॉल पे बिजी रहते हैं, पूछते रहते हैं और बच्चे इमोशनली ट्रैप होते हैं उस चीजों में कि मेरे पापा कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं। बहुत सारी तरह की चीजें होती हैं, इमोशनल प्रेशर होता है कि मैं उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ। जबकि जो गांव से या छोटे तबके से बच्चे उठ के आते हैं वो जस्ट लाइक कुएं के मेढक की तरह होते हैं। उन्हें पूरा सिलेबस नहीं पता, बहुत सारी चीजें होती है जो बच्चे नहीं जानते हैं। हमें क्या पढ़ना है वो तो सब जान रहे हैं, हमें क्या छोड़ना है ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो वो सारी चीजें कॉन्सेप्ट नहीं होती हैं। एक हाइपोथेटिकल वर्ल्ड वो अपने माइंड में क्रिएट करके बच्चे चलते हैं कि हमने अपने छोटे से क्लास में या छोटे से बच्चों का जो समूह है उसमें बहुत अच्छा कर लिया, इट मीन्स कि हम पूरे सीबीएसई या एनईटी को भी हम फेस कर लेंगे। तो एक मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि वो कोप अप नहीं कर पाते हैं उससे, जैसे हमने वो 12th फेल फिल्म देखी। बिल्कुल डेफिनेटली मेरा अभिभावक के ऊपर सबसे ज्यादा कंसर्न है कि अभिभावक बहुत अच्छे से जानता है कि मेरे बच्चे में कितना पोटेंशियल है। उस पोटेंशियल को आप रिकॉग्नाइज करिए, उसके ऊपर जानबूझ के मत थोपिए कि उनका बच्चा नीट कर लिया तो तुम भी नीट करोगे। नहीं, आप उसकी पोटेंशियल को जान। अननेसेसरी कोटा में क्यों भेजना है आपने, अननेसेसरी कंपटीशन में क्यों भेजना है? तो इस दबाव से आप बच्चे को हटाइए, उससे चीयर करिए, उसकी जो स्किल्स डेवलपमेंट की बात हुई है उसको देखा जाए। और दूसरी चीज, और एजुकेशन सिस्टम का भी बहुत बड़ा फॉल्ट है, जिसपे भी एक बड़ा टॉपिक है ये, जिसपे अलग से परिचर्चा होनी चाहिए। और इसमें सुधार हो रहा है, एनईपी के थ्रू हो रहा है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की जहां तक की बात अभी नहीं हो रहा है। मुझे लगता है जहां एनईटी है, जहां आईआईटी वाले बच्चे निकल के जो ऐसे ब्रिलियंट ब्रेन्स जो कल को आपको डैम बना रहे हैं, कल को जाकर के वो बहुत बड़ी बड़ी चीजें बना रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, वहां पे रिजर्वेशन का होना क्या जरूरी है? क्या आप रिजर्व कर देते हैं सीट को किसी ऐसे बच्चों के लिए जिनका 40% मार्क्स आ रहे हैं, 30% मार्क्स आ रहे हैं, दे आर आल्सो सेलेक्टेड? तो क्या उनका ब्रेन वैसे ही डेवलप कर पाएगा, उतना ही स्तर तक सोच पाएगा जो 90% के बच्चे कर पाए हैं, जो आईआईटी जनरल कैटेगरी में है? तो मुझे लगता है कि नीट डॉक्टर का पेशा ऐसा है जो दूसरा भगवान होता है, आप उसके साथ, उसकी बुद्धिमत्ता के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, और ये छेड़छाड़ होता आ रहा है। इसलिए कोटा में बच्चे उस प्रेशर को भी नहीं झेल पाते कि अरे सीट की संख्या इतनी कम है। बिल्कुल ठीक अनुपमा जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। लेकिन जहां तक रिजर्वेशन की बात आपने कही है, ये एक सरकारी नियम बना रखा है सरकार ने, तो मुझे नहीं लगता कि इस पर चर्चा, बिल्कुल चर्चा हो सकती है, लेकिन हम उस पर प्रश्न नहीं उठा सकते क्योंकि होगी रही हूँ, मैं भी हॉस्टल में रही, और जब मैंने सीबीएसई का एग्जामिनेशन दिया था तो मेरे 82 मार्क्स आए थे, 120 का पेपर होता था, और मेरी रूममेट का भाई ने मुझे बाद में पता चला कि उसको 58 ही मार्क्स आए हैं, एंड ही वाज सिलेक्टेड फॉर पटना। नहीं, वो चर्चा हम बाद में भी कर सकते हैं। होती तो डेफिनेटली एक बहुत लार्ज टॉपिक है जिसका भी बच्चों पे बड़ा टॉपिक है, कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे आते हैं ना, डेफिनेटली तो उसका भी प्रेशर को झेल नहीं पाते। बिल्कुल कोटा वाले प्रेशर को वो झेलता है, ये प्रेशर आता है और वो झेल नहीं पाते हैं, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है और मैं विस्तार नहीं बहुत सार्थक परिचर्चा।
मैं ऋतु जी के पास आना चाहूंगी। ऋतु जी, आप फाइनल नोट बहुत जल्दी से, समय कम। मैं ये बोलना चाहूंगी, हर मोड़ पर हर व्यक्ति कामयाब नहीं होता, जो अंकों में अव्वल हो सिर्फ वही कामयाब नहीं होता, है ना। तो गिव इम्पोर्टेंस टू द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और जैसे छोटे बच्चे हैं चाहे कोई बड़े बच्चे हैं, आप उनकी प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, कांस्टेंट डिसिप्लिन बच्चों को बनाइए, क्योंकि वो उनको सही जगह पे ले जाएंगे। छोटे बच्चे को 6th-7th क्लास से मत शुरू करिए कि तुझे डॉक्टर बनना है, ये बनना है। पढ़ने दीजिए, एक अच्छी पढ़ाई, उसको आराम से जीवन को चलने दीजिए, उसके है ना सब स्किल्स को बढ़ने दीजिए, वो अच्छा अपने आप ही बन जाएगा। आप बहुत ज्यादा हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग मत करिए, बी एन एम्बुलेंस पेरेंटिंग। जब जरूरत है तब पहुंचिए, है ना, उसके पीछे मत पड़ जाइए। पेरेंटिंग बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एम्बुलेंस पेरेंटिंग, don't do the helicopter parenting, because mothers and father, yes, parents are equally very very talented and they have only 1 or 2 child, you know, in these nuclear families is, so पूरा ध्यान उस पे मत लगाइए। आप भी बहुत काबिल हैं, कुछ और अपना भी सर्कल बनाइए, अपना भी ग्रोथ करिए। हाँ, बच्चे के पीछे मत पड़े रहिए, वो पढ़ेगा, अच्छे से पढ़ेगा, आप पढ़िए, आपको देख के वो आगे बढ़ेगा, है ना। एंड गिव इम्पोर्टेंस टू द प्रोसेस। वेरी नाइस, सक्सेस, चेज द एक्सीलेंस। वो जो करता है उसको अच्छे से करना है। बहुत सुंदर ऋतु जी, बहुत संक्षेप में आपने मेरी बात रखी। डॉक्टर संदीप, बहुत जल्दी से लास्ट नोट। जी, मैं ये कहूंगी कि सारी बातें सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जो एटीट्यूड डेवलपमेंट है, द राइट एटीट्यूड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप बच्चों की परवरिश कर रहे हैं तो पहले से ही एटीट्यूड को सही रखिए, अपना रखिए और बच्चों को यही पास करिए। एक छोटी सी एक्टिविटी होती है, आप कभी भी ट्राई करें, अगर आप ए को 1 नंबर देते हैं और बी को 2, और इन सबको अगर जोड़ते हुए किसी एक वर्ड का टोटल अगर आप 100 बनाना चाहें तो सिर्फ एक वर्ड है, एंड दैट वर्ड इज एटीट्यूड। यू विल गेट फुल 100। सो एटीट्यूड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इट विल टेक यू प्लेसेस, भले आज आप फेल हो पास हो, आप दुनिया की हर लड़ाई जीत सकते हैं if you have the right tools, and I think attitude is most important. Thank you so much. Very good. डॉक्टर संदीप, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी परिचर्चा को समेट दिया है। मैं अपने सभी श्रोताओं और दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारे साथ अभी तक जुड़े रहे। सुरेंद्र सागर जी के और भी बहुत से हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं, सबको लेना संभव नहीं है क्योंकि हमारा समय पूरा हो चुका है। ऑलरेडी हम 3 मिनट ऊपर जा चुके हैं। तो मैं आज की इस परिचर्चा को एक सार्थक परिचर्चा मानते हुए अपनी ओर से एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी कि जीवन है संघर्ष सदा ही, जीवन है संघर्ष सदा ही, हर दिन ही एक चुनौती है, कदम कदम पर अवरोध यहाँ है, हर रोज परीक्षा होती है। किस किस परीक्षा का मूल्यांकन करोगे? किस किस के अंकों को सराहोगे? किस किस के अंकों को कम आने पर हमें आप ऐसा कहोगे कि अंक कम क्यों आए हैं? तो छोड़िए इसे, आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, जो नया है उसे अपनाइए, नई सोच लीजिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं तीनों वक्ताओं का हार्दिक धन्यवाद देती हूँ कि आप यहाँ हमारे पे बीच आए और अपनी बहुत ही जो वैचारिक समृद्धि है उसको आपने हमारे साथ बांटा और हम बहुत धन्य हुए। आज इस पटल की ओर से मैं मीता गुप्ता आप सभी का अभिनंदन, स्वागत और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। बहुत बहुत आभार। थैंक यू, बहुत बहुत आभार आपको भी। जी जी।